चलिए बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और ज्यादा गहरा गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल दौरे के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, उसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में सनसनी मचा दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, क्या डिस्कशन होने वाला है, क्या बात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। क्या एक साथ मिलकर ईरान के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच एक खबर और आपको जरा बता दें, यमन में फिर से भड़की है जंग। हौती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, दक्षिणी यमन के अदडाली में भी एयर स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यमन में फिर से जंग की स्थिति और हौती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। दक्षिणी यमन के अदडाली में एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है। तो यमन में हमले का एक वीडियो भी जो है वो सामने आया है और सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला यहां पर हुआ है। हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। एक वीडियो, कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इनमें साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला। अब देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग है वो खुलकर सामने आई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से हूती ठिकानों पर अटैक हुआ है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर जिताब सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पहली खबर के साथ कर लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो है हूती जो ठिकाने हैं उन्हें भी बाकायदा अटैक किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह। जी मोनिका जी, देखिए अब एक नया फ्रंट खुल गया है और निश्चित रूप से अब इससे वॉर एक तरफ तो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोनों तरफ से एक सऊदी समर्थित ग्रुप है वो भी अटैक कर रहे हैं और जो हूती हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। इससे बाब अल मंदे पे खतरा बढ़ गया है। अभी तक तो हूतियों ने ये कहा कि सिर्फ वो सऊदी के जो शिप हैं उसको वो रोकेंगे, उस पर उन्होंने एक तरह से नाकाबंदी लगाई है। लेकिन ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, और हूती ने ब्रिटेन को भी थ्रेट किया है कि अगर ब्रिटेन वहां से जैसे उन्होंने अलाउ कर दिया है अमेरिकी जहाजों को अटैक करने के लिए, तो उस पर भी इस तरह के थ्रेट दे रहे हैं। तो इससे युद्ध बढ़ने का खतरा दिख रहा है। और अगर बाब अल मंदेब पूरी तरह से बंद होता है तो दुनिया का 1/4 तेल की जो सप्लाई है वो ठप हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है। और दूसरी तरफ व्यापार का भी लगभग समुद्री व्यापार का 12% बाब अल मंदेब के रास्ते से होता है। तो वो भी अगर हूती बंद कर दो, और हूती को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, एक बम भी वो छोड़ रहे हैं तो वहां से शिप नहीं जाएंगे, और उससे पूरा एक तरह से कह लीजिए कि जो ऊर्जा संकट है और बढ़ सकता है। जी जी साई साहब, नेतन्याहू भी अमेरिका जा रहे हैं। एक मीटिंग जो है होने वाली है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। अब इस मीटिंग के क्या मायने निकाले, बैकड्रॉप में जो कुछ भी चल रहा है, क्या इस मीटिंग के बाद एस्केलेशन बढ़ेगा? क्या ईरान को लेकर कोई नई रणनीति बनाई जाएगी? जैन मोनिका, ये मीटिंग लास्ट वीक होने वाली थी, लेकिन उस समय जॉर्डन पे जो हमला हुआ जिसमें 3 या 4 यूएस सोल्जर्स एंड रेगुलर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट्स मारे गए थे, और उसके इमीडिएटली बाद शॉर्ट नोटिस पे ये कैंसिल कर दी गई थी। ये वही पीरियड था मोनिका, आपके दर्शकों के लिए, जब लेबनान के प्रेसिडेंट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप पहली बार 1-to-1 यूएस प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे। जोसेफ वहां पे गए थे और उनकी मीटिंग हुई थी, और वो बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। उसका लाइव टेलीकास्ट याद है, सबने देखा होगा। ये पिछले हफ्ते की बात है, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट ने ठीक उसी तरह से बातचीत करी जैसे उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर से की थी। मतलब लेबनान के प्रेसिडेंट को काफी प्रमोट किया था, और उनके सामने, मीडिया के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ लेबनीज प्रेसिडेंट वो ये बोलते नजर आए थे कि दे विल टेक ओवर फ्रॉम हेजबुल्ला, दे विल डिसआर्म दी हेजबुल्ला। और इसके बाद ये भी पता चला कि आईडीएफ ने पायलट जोन जो बना रखा है लेबनान में, वहां पे हैंडिंग ओवर शुरू कर दी है अपनी पोजीशंस की लेबनान की रेगुलर फोर्सेस को, जो कि इनका वॉशिंगटन में डील हुआ था। उसका एक हिस्सा था कि वहां से इसराइल
विड्रॉ करेगा, आईडीएफ विड्रॉ करेगा और लेबनीज फोर्सेस को एम्पावर करेगा ताकि वो हिजबुल्लाह का डिसआर्मामेंट करते रहे। तो ये जो मीटिंग है अभी ट्रंप और जी आप कुछ कह रहे थे? प्लीज कंटिन्यू साइज़। ये जो ये जो मीटिंग है बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप, ये फोकस करेगा लेबनान के सीज फायर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब डिक्लेयर्ड एजेंडा तो यही है कि फर्दर आईडीएफ कितना विड्रॉ करेगी, क्योंकि अभी भी दो जगहों पे इनके एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। मतलब यूएसए और इसराइल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसराइल अभी भी ये मेंटेन कर रहा है कि जब तक चीजें एकदम अंडर कंट्रोल नहीं आ जाएंगी, हिजबुल्लाह टोटली डिजार्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो लेबनान, सदर्न लेबनान से टोटल विड्रॉल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो एक ग्रीन जोन बनाकर 10 किलोमीटर के अंदर अभी भी रहना चाहते हैं। जबकि लेबनान की तरफ से ये है कि हम जैसे जैसे ग्रेजुअली आपसे टेक ओवर कर रहे हैं अपने एरियाज को, वहां पे आप हमें हैंड ओवर कीजिए उस एरिया को और विड्रॉ करते रहिए। हम मतलब लेबनीज रेगुलर आर्मी हिजबुल्लाह को डिजार्म करती रहेगी। तो इस चीज पे फर्दर डिस्कशन के लिए मेरे ख्याल ये मीटिंग होगी। साथ के साथ कुछ और चीजें जहां पे ईरान के बारे में नेक्स्ट क्या होना है रिगार्डिंग अ मेजर असॉल्ट, जो ट्रंप एंटिसिपेट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किया नहीं। शायद वो इस मुद्दे पर भी कुछ बातें करना चाहते होंगे, जो कि अभी डिक्लेयर्ड नहीं है मोनिका। ठीक है मनोज जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं, जितनी दफ़ा अमेरिका द्वारा अटैक किए जा रहे हैं ईरान पर, अमेरिका बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है सोशल मीडिया साइट्स के जरिए कि ये शुरुआत जो है इस दफ़ा ईरान ने की है। ये शुरुआत ईरान ने इन कमर्शियल जहाज़ों पर अटैक करके की है। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी एक सफाई आई है, या कहे कि वो एक जो नैरेटिव अमेरिका का, उस नैरेटिव को वो अपने तरीके से पेश करे। उनका ये कहना है कि जब 60 दिनों की बातचीत चल रही थी तो इसमें ये तय हुआ था कि हॉर्मुज का जो प्रबंधन है वो हम देखेंगे। फिर अमेरिका ने वो अल्टरनेटिव रूट रखा ही क्यों? अमेरिका का अल्टरनेटिव रूट रखने के पीछे ही कहीं ना कहीं मकसद कुछ और था। ऐसे में ईरान ये कह रहा है कि इसलिए उन्होंने कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया। ऐसा लग रहा है कि अब जो है युद्ध बढ़ रहा है, जिस तरह से साउथ सऊदी अरब को भी किसी न किसी ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्व हो गया है और यूदी को हमला भी किया है। तो स्वाभाविक है ये युद्ध बढ़ ही रहा है और अब लग रहा है पाकिस्तान पे भी एक संकट लग रहा है कि वो उसको भी किसी किसी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डील है और एक दूसरे के सुरक्षा के लिए, तो स्वाभाविक है कि हालांकि एक अच्छी बात ये है कि 13 दिन के बाद जो है उसके बाद ये बोला जा रहा है कि ईरान में अमेरिकन साइड से कोई हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप मनोज जी, आपकी आवाज ना ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही, बार फिर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। इस बीच सेंटकॉम का बड़ा दावा दर्शकों को जरा बताते चले। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू, 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है, ये सेंटकॉम द्वारा बताया गया है। 2 जहाजों पर चढ़कर कार्रवाई का दावा, नियम तोड़ने पर 2 जहाजों को निष्क्रिय किया। अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बना है। डॉक्टर सिंह, इसको जरा प्लीज इलाबोरेट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जब से अभी जो पिछले 13 दिन की बम्बार्डमेंट हुई और अमेरिका ने ऑलरेडी वहां पे नाकाबंदी फिर से इन्फोर्स कर दिया और क्लियर कट उसका स्टैंड है कि जो भी जहाज या टैंकर ईरान के बंदरगाहों से जाएंगे या आएंगे उनको वो रोकेंगे। और उसी का परिणाम है कि सेंटकॉम अभी दावा कर रहा है कि 12 शिप्स को उन्होंने डाइवर्ट किया है उनके रूट को, और 2 पे उन्होंने एक तरह से उसको खत्म भी कर दिया, उस पे अटैक किया है। और बल्कि सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें दिखा रहे हैं कि उसके सैनिक एक टैंकर पे उतर रहे हैं और उसको चेक किया गया है। तो इस तरह से इन्फोर्स करने की कोशिश सेंटकॉम की तरफ से जारी है और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि ईरान को जो भी सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जाए और उसकी आर्थिक नाकाबंदी को फिर से इन्फोर्स किया जाए। निश्चित रूप से ईरान के लिए ये नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ईरान दूसरी तरफ ये भी क्लेम कर रहा है कि सीज फायर और युद्ध जो अभी हुए हैं उसके दरमियान उसने 18 अरब डॉलर का तेल बेचा है, तेल और गैस दोनों। तो कहीं ना कहीं जो बीच में अभी आर्थिक नाकाबंदी अमेरिका ने कमाई थी, जो सीज फायर की वजह से हुआ था,
उस दरमियान ईरान को मौका मिल गया और उसने अच्छी कमाई कर ली। उसकी वजह से उसको रीइंफोर्समेंट में भी मौका मिल गया और शायद अमेरिका को रियलाइज हो गया कि इसकी वजह से ईरान फिर से काउंटर करने की स्थिति में है। और चूंकि जो एमओयू हुआ था उसका मोनिका जी कोई रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से नाकाबंदी कर दी और दूसरी तरफ अटैक का भी दौर शुरू कर दिया। अब ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि 13 दिन के लगातार बम्बार्डमेंट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी रोक दिया है आक्रमण। और इस बीच खबर आई है कि ओमान के विदेश मंत्री हैं, ओमान की तरफ से फिर पहल हो रही है, ईरान से फिर बातचीत चल रही है। मुझे लगता है अब शायद फिर से रियलाइजेशन दोनों तरफ से हो रहा है कि ये अटैक और काउंटर अटैक से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है बातचीत का एक रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन साहिब साहब इसी कड़ी में ईरान की तरफ से अब ये भी तो कहा गया रिसेंट में, जब अमेरिका ने कहा कि सीज फायर करते हैं तो ईरान की तरफ से कहा गया कि अब सीज फायर नहीं करेंगे, अब ये जो वार पलटवार है यही चलेगा। सो ऐसे में ये जो ईरान का एटीट्यूड है, क्या इसकी वजह से वो जो बातचीत होनी है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, तो सुबह सुबह आपके दर्शकों को पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियल न्यूज, क्योंकि फॉग चल रहा है सारे चैनल्स पे, कुछ भी मतलब बातें हो रही। पहला कि ईरान और अमेरिका दोनों ने डिनाई किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये क्लेम कि अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री के जरिए ईरान के पास कोई मैसेज भेजा था फॉर अ 10 days हॉल्ट या कुछ टेम्पररी हॉल्ट टू दी स्कर्मिश। इसको दोनों पार्टीज ने नकारा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके बाद इसको काउंटर नहीं किया, मतलब उनकी ये रिपोर्ट गलत थी। दूसरा, अभी अभी पिछले कुछ घंटों में शायद कल ईरान आ रहे एक रशियन जहाज को यूक्रेन ने हिट किया है, ये बोलते हुए कि ये कुछ वॉर का सामान लेकर जा रहा था, जिससे ईरान एक नया फ्रंट देख रहा है जो कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी सऊदी की तरफ उन्होंने एक फ्रंट खोला हुआ है थ्रू यमन, अब ईरान की तरफ भी उनको देखना पड़ेगा। वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे बहुत नाराजगी जाहिर की है कि यूक्रेन ने ये कैसे किया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये रशियन शिप था तो हम उसको मार सकते। कैस्पियन सी में उन्होंने हिट किया है। तीसरा, जस्ट बिफोर द मूवमेंट टू यूएसए, नेतन्याहू के विजिट के ठीक पहले आज ही रात को अच्छा खासा अटैक हुआ है वेस्ट बैंक में, ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। इजरायली सोल्जर्स जो कल मरे थे उसके जवाब में उन्होंने फिर कुछ एरियाज को हिट किया है और उसमें एक दो पैलेस्टीनियंस। तो ये वॉर कई फ्रंट्स पे खुलता हुआ दिख रहा है, एस्केलेशन चल रहा है। एक एरर ऑफ जजमेंट किया है ट्रंप ने, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट अभी कह रहे थे, बाय परमिटिंग सेल ऑफ ऑयल टू ईरान। एमओयू साइन होने के एक्सूबरेंस में उन्होंने जो लिफ्ट कर दिया था सैंक्शंस को और पोर्ट्स को फ्री कर दिया था ईरान के पोर्ट्स को कि आप तेल जहाज भेज सकते हैं। इस दरमियान ईरान ने अपनी इकोनॉमिक दशा को पार्शियली इंप्रूव किया है। उनकी दशा बहुत, वो कई फ्रंट्स पे वॉर लड़ रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे अमेरिका उनके साथ वॉर लड़ रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सोशल जो लड़ रहा है कि उनको एलियनेट कर दो, गल्फ कंट्री से अलग कर दो, और तीसरा मिलिट्री फ्रंट पे लड़ रहा है। तो उन तीनों फ्रंट्स पे उनकी हालत खराब है। लेकिन ये जो बीच में कुछ वक्त के लिए उनका सेल ऑफ ऑयल शुरू हुआ था और सैंक्शंस हटे थे, दोनों अब वापस रिवर्ट कर दिए गए हैं। उससे उन्होंने कुछ रिकवरी की हुई है, लेकिन उनके आर्म्स एंड आर्मामेंट्स ये अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं मोनिका, जहां पे अब रशिया को ओपनली शिप के थ्रू कुछ ट्रांसपोर्ट करना था, क्योंकि उनको डर है कि लैंड रूट से भेजने पे उन पे भी अटैक हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट अब काफी अंदर तक जा रहे हैं, तेहरान तक, ऑलमोस्ट तेहरान तक, नातांज तक, इन सारे एरियाज को रेकी कर रहे हैं। एक और फ्रंट जो ईरान ने ही खोल रखा है वो ये है कि B-1 बॉम्बर्स इंग्लैंड के यूएस बेस से कैसे टेक ऑफ किए, जो कि बहुत हेवी ड्यूटी बॉम्ब्स को लेकर फ्लाई कर रहे थे। और जबकि इंग्लैंड ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला था कि हम ऑफेंसिव एक्शन के लिए अमेरिकन बेस इन इंग्लैंड को यूज नहीं होने देंगे, और इस बात को लेकर वो आपस में लड़ते रहते हैं कि ये ऑफेंसिव एक्शन कैसे हुआ जब B-1 बॉम्बर्स बॉम्ब और मिसाइल लेकर ईरान की तरफ जा रहे हैं, ये तो ऑफेंसिव एक्शन। तो इस पे लड़ाई चलती रहती है। एक और मोनिका, इफ यू कैन परमिट, जी, अमेरिका ने जो जॉर्डन में अपने
मरे थे सोल्जर्स। अब देखिए टेक्नो लीगल कहां तक ये लोग किस तरह की बेवकूफियां करते हैं, क्योंकि एक लॉबी अमेरिका में ट्रंप को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करने के लिए अलॉन्ग विद द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ अमेरिका इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, CBS एंड MS, ये सारे उसको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करने के लिए पीछे के इनपुट्स गैदर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि अगर अमेरिका ने सीज फायर डिक्लेयर किया हुआ है इसका मतलब वॉर नहीं चल रहा है। अगर वॉर नहीं चल रहा है तो जॉर्डन में मारे गए अमेरिकन सैनिकों को वॉर डेथ्स कैसे बता रहे, वॉर कैजुअलिटी कैसे बता रहे? तो पेंटागन ने पहले इन चारों सोल्जर्स का नाम, एक इराक और 3 जॉर्डन को, वॉर कैजुअलिटीज में दिखाया था। विद इन फ्यू आवर्स वॉर कैजुअलिटी से उनका नाम हटा दिया गया, क्योंकि अगर वॉर नहीं हो रही है उस वक्त अगर डेथ हुई है जॉर्डन में तो वॉर कैसे? और अगर वॉर डेथ दिखाएंगे इसका मतलब आपने सीज फायर नहीं किया, तो वो टेक्निकली उसको घेरना चाह रहे थे। तो ये सारी इनपुट्स। जी मोनिका। बिल्कुल। इस बीच पेंटागन की तरफ से भी एक दावा किया गया मनोज जी, ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी सख्ती से लागू है और आदेश नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर जरा ये समझाइए आसान शब्दों में, अभी हॉर्मुज़ की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या एक बार फिर से वो नाकाबंदी अमेरिका की ना हम जाने देंगे जहाज़ों को, और दूसरी ईरान की भी तरफ से वो तमाम प्रतिबंध और जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो हॉर्मुज़ पर एक तरीके से अगर हम देखें तो यथास्थिति उस पर? मनोज जी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, डॉक्टर सिंह। देखिए अभी हॉर्मुज में तो सब ठप ठप एक तरह से पड़ा हुआ है, अमेरिका भी आने जाने से रोक रहा है और उधर ईरान भी अटैक कर रहा है। तो ये मुद्दा निश्चित रूप से अब फिर से तेल के दाम बढ़ के लगभग $100 पर बैरल पे पहुंच गए और उससे दुनिया के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं। और कई फ्रंट, जैसा हमने डिस्कस किया, कई फ्रंट पे अब पेच एक तरह से फंस दिख रहा है। एक तरफ तो देखिए इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मंगलवार को अमेरिका की उनकी मीटिंग है, वहां जाने की जो कवायद है उसमें कई मुद्दे हैं जो अभी हमास से, या कह लीजिए गजा में जो लड़ाई चल रही है, या लेबनान का फ्रंट खुला हुआ है, वो तो एक मुद्दा है ही है। ईरान पे फिर से अटैक की क्या संभावना बन रही है, क्योंकि खबरें ये आई कि इजराइल में भी अमेरिका अपने फिर से रिफ्यूलिंग टैंक को, फाइटर जेट्स को वहां पे डिप्लॉय कर रहा है और शायद अमेरिका ईरान के अगेंस्ट में फिर से तैयारी कर रहा है युद्ध की और जबरदस्त बम्बार्डमेंट की, जैसा उन्होंने कहा भी है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। एक तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मोनिका जी, जो अभी अमेरिका ने एक तरह से सऊदी अरब को परमाणु सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो अभी 123 समझौता जिसको कहते हैं, सेक्शन 123 के तहत, उसके तहत जो सऊदी को एक परमाणु संपन्न कह लीजिए, भले ही अभी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो, लेकिन उसका खतरा है। निश्चित रूप से इजराइल की उस पे चिंता बढ़ी है और वो मुद्दा मुझे लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति से नेतन्याहू जरूर डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है बाद में जो अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसमें एक एड ऑन कर दिया है कि अब्राहम एकॉर्ड्स को जब तक सऊदी साइन नहीं करेगा या उसका यूरेनियम एनरिचमेंट हम उसको नहीं देंगे, इस तरह की अब नए नए शर्तें वो लगा रहे हैं। मुझे लगता है उसके पीछे इजराइल का निश्चित रूप से हाथ होगा, क्योंकि ये एक परमाणु समझौता ऐसा मुद्दा है जिसपे सिर्फ इजराइल ही नहीं, गल्फ खाड़ी के देशों की चिंता भी बढ़ी होगी और जो पश्चिम यूरोप के देश हैं वो भी इस पे चिंतित होंगे, क्योंकि ईरान को अब ऑलरेडी उसी मुद्दे पे घेरा जा रहा है। युद्ध की जो जितनी कवायद है, सारा न्यूक्लियर की परमाणु बम ईरान बना लेगा, जबकि ये वही अमेरिका है जो 1970 के दशक में ईरान को उसने अलाउ किया था परमाणु प्रोग्राम के लिए और सिविलियन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसने ही यहाँ पे रिएक्टर दिया था। आज वही ईरान उसका नासूर बन गया है और उस पे इस तरह के युद्ध के पूरी जो अभी देख रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है एक बन जाए। और क्या अमेरिका फिर सऊदी पे इसको लेके अटैक की आगे कुछ ऐसी संभावना होगी। और एक और एंगल यहाँ पे मोनिका जी है कि पाकिस्तान भी बहुत सालों से बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, थोड़ी वक्त की लिमिटेशन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो जो स्थिति बन रही है, आप देख रहे लगातार ईरान की तरफ से भी पलटवार हो रहा है, अमेरिका भी लगातार अटैक कर रहा है। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी सख्ती से लागू है और अगर
अब इस स्थिति के बीच आप देखिए कि नेतन्याहू भी अमेरिका जा रहे हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बातचीत होने वाली है, क्या ईरान पर डायरेक्ट हमले को लेकर कोई बातचीत होगी, इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। IRGC का बड़ा आरोप, अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है। होर्मुज़ से आवाजाही पर ईरान के नियम तय थे, यह IRGC द्वारा कहा गया। अमेरिका ने अलग रास्ता घोषित किया। अमेरिका हमले में तट, द्वीप और रडार स्टेशन निशाना बने, यह IRGC ने कहा है। متعاقب اون آتش بس منعقد شد قرار بر این شد که در واقع تنگه هرمز بازگشایی بشه و مدیریت و با ترتیبات ایرانی عبور و مرور کشتی ها در اون جریان داشته باشه. بعد عهد هست، دشمنیه که عهد شکنی کرده و این بار هم ما اعتمادی به دشمن نداریم و بر همون اساس هم گفته بودیم که انگشتان ما روی ماشه هست که هر آن دشمن از این تعهدات خودش بخواد سرپیچی بکنه، هم هوایی هم دریایی و هم به اصطلاح به گونه‌ای میشه گفت زمینی، سعی کرد که در واقع کشتی ها رو از اونجا عبور بده، هم تشویق میکرد و هم ادعا میکرد که حمایت میکنه. जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल्स के एयरबेस से टकराने का वीडियो आया। हमले के नुकसान पर आधिकारिक इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि खबर है कि जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल्स के एयरबेस से टकराने का एक वीडियो भी जो है वो रिलीज हुआ है। हमले के नुकसान पर आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। ये पता नहीं चल पाया कि इस हमले की वजह से कितना नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।